कोरोना ने एक दिन में नए केस आने के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है। 24 घंटे में सामने आए हैं 2,95,041 नए केसेस। जी हां, और पिछले 24 घंटे में 2024 लोगों की जान गई है। तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। 2,95,000 से भी ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में, और 2024 लोगों की कोरोना से जान गई है पिछले 24 घंटे में। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। 1,67,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। 2,95,041 नए मामले और 2,023 लोगों की जान गई है पिछले 24 घंटे में पूरे देश में। तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए हैं पिछले। बड़ी खबर इस वक्त की, एक दिन में नए केसेस आने के मामले में नया रिकॉर्ड बन गया है। 3 लाख के पास पहुंच गया यह आंकड़ा। लगभग 2,95,000 से भी ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में, और 2,023 लोगों की जान गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई। पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो बहुत परेशान करने वाले। 2,59,000 तकरीबन थे पिछले 24, इसके पहले के 24 घंटों के आंकड़े, और ये उछाल देखिए आप आंकड़ों का। 2,95,041 नए मामले, 3 लाख के आंकड़े से बहुत पीछे नहीं है। 2,95,000 से भी ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटे में। अविनाश तिवारी फोन लाइन पर। अविनाश, भयावह स्थिति ये आंकड़े बता रहे हैं पूरे देश की। बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात किया तो लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। आज जिस तरीके से 2,95,041 मामले आए, ये वाकई में अपनी आप की जो स्थिति है वो दर्शा रहा है। 2,000 से ऊपर लोगों की मौत हो गई है। देश के कई हिस्सों में अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच नहीं पा रहा है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके कहा कि उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, और सरकारों ने जो व्यक्ति है उनको ऐसे छोड़ दिया है कि जैसे जिए या मरे वो भगवान के ऊपर है। और व्यक्ति हर तरफ हाहाकार मचा हुआ। पूरे सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर हर कोई परेशान है, और सरकार अपनी ओर से लगातार कोशिश कर रही है। इसके बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रही है। तमाम सारे लोग हैं जो डरे हुए हैं, जो लगातार पलायन भी कर रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली के उपराज्यपाल ने हालांकि ये कहा है कि जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनके खाते में 5,000 रुपए डाला जाएगा, लेकिन इसके बावजूद लोगों का पलायन रुक नहीं रहा है। लगातार पलायन जारी है, और इस बीच जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो वाकई में डरावनी तस्वीर पेश कर रहे हैं। और कई सारे विशेषज्ञ हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते बहुत क्रूशियल है, और अगले 2 हफ्ते में और मामले बढ़ेंगे। तो अब ये स्थिति कहां जाके रुकेगी किसी को नहीं पता। अविनाश, ये जो आपने आखिरी के 2 वाक्य बोले ये चिंता को और बढ़ा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले 2 हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं और आंकड़े इसमें बढ़ सकते हैं। अभी 2,95,000 के पार जा पहुंचा है आंकड़ा, जबकि अभी रिपोर्ट्स हैं, ऐसी शिकायतें हैं कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं, और टेस्ट हो रहे हैं तो उनके रिजल्ट जल्दी नहीं आ रहे हैं। और उसमें भी अगर 2,95,000 का आंकड़ा पार हो रहा है तो फिर आने वाले 15 दिनों में स्थिति कितनी भयावह हो सकती है इसका अनुमान मात्र लगाया जा सकता है, और यह अनुमान सेहरा देने के लिए काफी है। अविनाश, क्या राज्यवार आपको आंकड़े पता चल पाए हैं कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है, या कौन से ऊपर के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं? देखिए, अगर राजेंद्र बात की तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर लगातार केसेस जो है काफी ज्यादा आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली है, इसके अलावा अगर बात करें तो तमिलनाडु है, बेंगलुरु है। ये सब तमाम सारे वो राज्य हैं जहां से लगातार आंकड़े काफी भयावह आ रहे हैं, और 80 से 90% जो आंकड़े हैं इन्हीं 10 राज्यों से आ रहे हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है इन 10 राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए, लेकिन स्थिति अब इतनी गंभीर हो गई है कि सरकार के नियंत्रण से सब कुछ बाहर जा चुका है। सरकार चाह कर भी बहुत कुछ नहीं सुधार पा रही है, और कई जगह तो ऐसी है स्थिति देखने को मिल रही है कि सरकार भी पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है। मंत्री हैं, अधिकारी हैं, कोई फोन नहीं उठा
रहा है, कोई चाह कर भी देखने नहीं जा रहा है कि आखिर क्या स्थिति है राज्य में, राजधानी में, जिले में। कोई कुछ नहीं देखने के लिए जा रहा है। अधिकारियों को आप फोन लगाते रहिए, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। जांच के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही है, जांच नहीं हो रही है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो कल की तस्वीर निकल के आई थी, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही थी RT-PCR जांच के लिए, और कई सारे लोग ऐसे जिनकी बिना जांच हुए उनको वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उनके पास जो किट थी वो खत्म हो गई थी और जो तमाम सारी सुविधाएं थी वो नहीं थी। इस वजह से कई लोगों को लौटना पड़ा। ये स्थिति तब निकल के आ रही जब लोगों की जांच तक नहीं हो पा रही। अगर लोगों की जांच ठीक तरीके से हो जाए तो मुझे लगता है कि जो आंकड़ा है और भी भयावह देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अविनाश। अगर जांच ठीक से होने लग जाए, अगर सारी शिकायतों की जांच होने लग जाए और जांच रिपोर्ट्स वक्त पे आने लग जाएं, तो ये आंकड़े और भयावह हो सकते हैं। और सिस्टम चरमराया हुआ पहले से दिखाई दे रहा है, उसमें ये भयावह आंकड़े बहुत परेशान करने वाली रिपोर्ट। अविनाश, आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है 60,000 से ऊपर मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। अब अविनाश, इन हालात में क्या फिर आज प्रधानमंत्री या केंद्रीय स्तर पर कोई बड़ी मीटिंग, कोई बड़ी समीक्षा? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों से मीटिंग चल रही है और उसका जो समाधान है वो सड़कों पर होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। ये सिर्फ खाना पूर्ति ही कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार तमाम सारे लोग बैठक कर रहे हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन उसका असर जमीन पर नहीं दिख रहा है। लोगों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही। तमाम सारे राज्य सरकारें लगातार यही कह रही है कि वो गुहार लगा रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री से, इसके बावजूद उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो ऐसी बैठकों का क्या मतलब राजेंद्र, की जब तमाम सारे राज्य सरकारें लगातार ये कहने को विवश हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं और लोग सड़कों पर मर रहे हैं, जो आम जनता है। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कह रहे हैं कि किसी मीटिंग का कोई अर्थ दिखाई नहीं दे रहा है जमीन पर। और इसी संकट के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के सामने बहुत बड़ा संकट है, हमने पहली और दूसरी लहर के बीच कुछ नहीं किया, कोरोना से हालात भयावह हैं, सबको मिलकर इससे लड़ना है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? कोरोना से निपटने की तैयारी सही से नहीं की गई। तैयारी ठीक होती तो कोरोना की दूसरी लहर से लड़ सकते थे। किसी भी प्लानिंग के तहत कोई काम नहीं किया गया। सरकार चुनाव प्रचार में लगी रही। पूरी तरह से केंद्र सरकार की नाकामी है। देश में वैक्सीन की किल्लत थी तो विदेश वैक्सीन क्यों भेजी गई? यूपी में RT-PCR टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। यूपी में कोरोना टेस्टिंग की संख्या क्यों घटाई गई? ये सवाल भी उन्होंने उठाया। यूपी में प्राइवेट लैब की टेस्टिंग पर पाबंदी क्यों है? हर जगह बेड्स, ऑक्सीजन और दवाई की कमी क्यों है? ये तमाम सवालात प्रियंका गांधी ने थोड़ी देर पहले खड़े किए हैं। निशाना साधा उन्होंने सरकार पर और साथ में उन्होंने भी कहा कि वो खुद भी सहयोग करने के उनका दल तैयार है। कैसे हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम, उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। उनके दावों के बारे में तो कम ही बोला जाए, क्योंकि उन्हीं का जो सीरो सर्वे है उसके मुताबिक, जो अक्टूबर-नवंबर के समय का सीरो सर्वे है, उसके मुताबिक 5 करोड़ लोगों को तकरीबन, उन्होंने कहा था 5 करोड़ लोग कांटेक्ट आए हैं, इस वायरस के कांटेक्ट में आए हैं उस समय। और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि टेस्टिंग आप एकदम रैंप अप कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए। सरकार, यूपी सरकार ने क्या किया? यूपी सरकार ने 70% एंटीजन टेस्टिंग शुरू की। मतलब है कि जो एक्चुअल टेस्ट है, जो RT-PCR का टेस्ट है, वो सिर्फ 30% हो रहा है आज यूपी में। उस समय उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? उसको बढ़ाने के बजाय एंटीजन टेस्ट क्यों शुरू किया? अपने आंकड़ों को कम करने के लिए। आज भी प्राइवेट लैब्स में तरह तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं हर जगह से कि प्राइवेट लैब्स को कहा गया है कि आप टेस्टिंग बंद करिए। किस लिए?
टेस्टिंग से ही तो जान बचेगी। तो क्या जनता की जान महत्वपूर्ण है, लोगों की जान महत्वपूर्ण है, कि फिर आपके आंकड़े महत्वपूर्ण है, कि आपकी सरकार की इमेज महत्वपूर्ण है? तो देखिए, ये समय है, यूपी में कोई अलग स्थिति नहीं है पूरे देश से, सिर्फ ये है कि और भी भयानक स्थिति है। और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, आगरा से नितिन उपाध्याय, वाराणसी से नीतीश पांडे। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, अभी प्रियंका गांधी कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में आरटी-पीसीआर टेस्ट प्राइवेट लैब्स में नहीं हो रहे हैं, उनको मना किया जा रहा है। एंटीजन टेस्ट ही हो रहे हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट ही हो रहे हैं और सिर्फ 30% टेस्ट आरटी-पीसीआर के हो रहे हैं, उनकी रिजल्ट बहुत देर से आ रहे हैं। ऐसी तमाम बातें हम पहले भी रिपोर्ट करते रहे। ये बताइए कि रैपिड एंटीजन टेस्ट ही क्या हो रहे हैं ज्यादातर, ये बात सच है या नहीं? जी राजेंद्र, एंटीजन टेस्ट की संख्या ज़्यादा है, आरटी-पीसीआर की काफ़ी कम है, लेकिन सरकार ने बीते जो एक हफ्ते से इसको बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अभी पीजीआई, केजीएमयू और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रोज़ 12-12 हज़ार जाँचें हो रही हैं। कल ही मुख्यमंत्री ने जो वर्चुअल बैठक की थी, इस बारे में सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को, सभी अस्पताल के निदेशकों को और सीएमओ से कहा है कि जो प्रदेश के सभी जनपद हैं जहां पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है, वहां आरटी-पीसीआर की जांच बढ़ाई जाए। और ये जांच बढ़ा दी गई है। लखनऊ में चूंकि स्थिति बहुत खराब है, इसलिए यहाँ रोज़ 12-12 हज़ार जाँचें हो रही हैं। ये जो पिछले 1 अप्रैल से सिलसिला शुरू हुआ है संक्रमण फैलने का, उसको धीरे धीरे 20 अप्रैल यानी कल की तारीख तक थोड़ा सा नियंत्रण में स्थिति आई है। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर संक्रमण पर काबू पाने के लिए टीमें तैयार हो गई हैं। जिस तरह से आपको एक आंकड़ा बता दें राजेंद्र, कि 6,231 लोग पिछले 48 घंटों में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। अगर हमारे पास लखनऊ की स्थिति देखें तो 5,014 मरीज कल सामने आए थे, उसमें से 3,590 डिस्चार्ज हुए हैं। ये एक राहत भरी खबर है। 3,590 लोगों का 24 घंटे में डिस्चार्ज होना, यानी इतने ही लोगों को अस्पताल में बेड मिलना। जो मरीज भटक रहे हैं, जिनको हम अस्पताल के बाहर लाइन लगी है और सड़क पे लोग, जैसा डीएम ने कहा कि सड़क पे लोग मर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये आंकड़ा राहत दे रहा है। और कई तमाम ऐसे मरीज हैं जिनको अस्पताल में बेड मिल रहे हैं। इसके अलावा जो मशीनें और मानव संसाधन बढ़ाए गए हैं, धीरे धीरे स्थितियां नियंत्रण में आ रही हैं। देखिए, मौतों का आंकड़ा भी लखनऊ में कम हुआ है। पिछले जो शनिवार और रविवार को 22 मौतें हुई थीं, उसी तरह से सोमवार को यहाँ 19 मौतें हुई हैं। तो ये धीरे धीरे कंट्रोल में स्थिति आ रही है। कहा जा सकता है कि सरकार के जो प्रयास हैं वो धरातल पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो 1 तारीख से स्थितियां थी वो बहुत खराब थीं, लेकिन अब स्थितियां, चूंकि एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो समाज सेवी संगठन है, एनजीओ हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो भी अब मदद को सामने आ गए हैं। चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, या अस्पतालों में जगह दिलाने के लिए दौड़ भाग हो, या एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी हो, शवों को लाने और ले जाने का काम करना हो, सोशल वर्कर तेजी से आगे आ गए हैं, जो सरकार का हाथ बटा रहे हैं। ये सब जो मिल के लड़ाई। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो सेल्फ लॉकडाउन यहाँ के व्यापारियों ने लगाया है, उन्होंने अपने आप को नियंत्रित किया है, आत्म अनुशासित किया है। इससे भी स्थितियां संभली हैं। कुल मिला के जो समग्र प्रयास हैं, ये लखनऊ को बचाने के लिए लोग जिस तरह से आगे आए हैं, सरकार के प्रयास भी दिखने लगे हैं। अब अगले 2-4 दिनों में स्थितियां और बेहतर होंगी। ऑक्सीजन की सप्लाई भी नियंत्रित होगी। और जिस तरह से अस्पताल में लोग भटक रहे हैं, जो निजी अस्पताल हैं, 100 से ज्यादा निजी अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां पर भी ऑक्सीजन की आपूर्ति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। अभी अगले 2 दिनों में ऐसी स्थितियां आ जाएंगी कि ऑक्सीजन अस्पतालों को मिलने लगेगी। उसके बाद हालात काफी नियंत्रित होंगे। हालांकि अभी मुख्यमंत्री की एक बैठक होनी है, वर्चुअल बैठक, वो रोज सुबह कर रहे हैं। वो बैठक 11 बजे होगी, सारे अधिकारी उसमें होंगे। जो कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले 21 दिन बहुत खतरनाक है और इस दौरान सभी राज्यों को सोचना होगा कि संक्रमण से जो अगली दशा आने वाली है, जो अगली चुनौतियां आने वाली है 21 दिन में, उससे कैसे निपटेंगे, इसको लेकर अभी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जितनी तैयारियां हैं, जितने इंतजाम किए गए हैं, सुबह 11 बजे करेंगे, वर्चुअल मीटिंग फिर से होगी। ठीक है विवेक, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अब हम वाराणसी चलेंगे नीतीश पांडे के पास। वाराणसी भी बहुत वर्स्ट हिट रहा है इस सेकेंड वेव में, बहुत प्रभावित रहा है। इसलिए नीतीश से जानते हैं कि वहां पर व्यवस्थाएं कैसी दिखाई दे रही हैं और पिछले कुछ घंटों में क्या स्थितियों को सुधारने के लिए जो प्रशासनिक प्रयास हैं, स्वास्थ्य महकमे के प्रयास हैं, वो पर्याप्त है कि नहीं है, बताइए नीतीश। नीतीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
नीतीश, आपके पास वापस आते हैं। शायद मेरी आवाज़ किन्हीं कारणोंवश आप तक बहुत स्पष्ट नहीं पहुंच रही है। हम नितिन के पास चलते हैं, आगरा चलते हैं। नितिन, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या समस्या है हॉस्पिटल्स तक आगरा में? क्या टेस्ट वहां पर ठीक से हो रहे हैं? क्या पीड़ितों को ठीक से इलाज मिल रहा है? राजेंद्र, हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना बेड मिल पा रहे हैं, ना आईसीयू मिल पा रहे हैं, ना वेंटिलेटर मिल पा रहे हैं। देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि कई सारे मेरे मिलने वाले रात में ही पूरे आगरा में भटकते रहे, लेकिन किसी भी जगह उनको एडमिट नहीं किया गया। वो दुखी होकर वो पड़ोसी ज़िले में उन्होंने अपने आप को एडमिट कराया। तो कुल मिला के हाल ये है कि इस समय बहुत ज़्यादा स्थिति विकराल है। जमशेदपुर से 10 टन का एक जो ऑक्सीजन का जो कैप्सूल है वो आगरा के लिए चल दिया है और बुधवार रात तक पहुंचने की उम्मीद है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि सैकड़ों जंबो सिलेंडर उससे भरे जा सकेंगे और 3-4 दिन के लिए राहत मिल सकेगी। लेकिन ये राहत फौरी तौर पर राहत होगी। देखिए, भले ही सरकार आंकड़े कुछ ही बता रही हो, कल 3 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया गया है, लेकिन आज अखबारों में जो उठावनी का कॉलम होता है वहाँ 3 दर्जन से ज़्यादा सभी तीनों प्रमुख हिंदी अखबारों में जो लोग विज्ञापन देते हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इस बात से समझा जा सकता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और कागजी सिचुएशन क्या है। बहुत ज़्यादा अलहदा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ऐसे में इस समय जो चाहे मोक्षधाम शमशान घाट हो, बल्केश्वर शमशान घाट हो, हर जगह बड़ी संख्या में डेड बॉडीज पहुंच रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, देखिए, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कई सारे ऐसे बुजुर्ग या बीमार लोग हैं, भले ही उनकी RT-PCR या एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उनको सांस लेने में दिक्कत है, जो सीधा सिम्टम है कोविड-19 का, और उन लोगों की मौत हो जा रही है। अगर ऑक्सीजन का उनका सैचुरेशन लेवल 40, 50, 30 बना हुआ है तो उनकी डेथ हो जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ऑक्सीजन इस समय एक तरह से संजीवन बूटी है, किसी भी व्यक्ति की लाइफ लाइन है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्राइसिस इस समय ज़बरदस्त बना हुआ है। वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोग जीवन रक्षक लाइफ सपोर्ट सिस्टम ना मिल पाने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगा हुआ है, तमाम दावे भी कर रहा है, लेकिन एक तरफ ये जिस तरह से जो संसाधन है जिस बढ़ाने की बात हो रही है वो नाकाफ़ी हैं। क्योंकि 493 केसेज अगर एक दिन में आ रहे हैं और पूरे आगरा में ही 493 एक जमाने में बेड थे, हालांकि बेडों को बढ़ाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि जहां कि संसाधनों के मुकाबिल बड़ी संख्या में मरीजों का आना, बिल्कुल ये चिंता की बात है। इसको फौरन सुधारना होगा नितिन, इसको फौरन सुधारना होगा, स्थितियों में सुधार करना होगा आगरा में, और वहां के प्रशासन को, स्वास्थ्य महकमे को बहुत काम करने की जरूरत है। आपकी बात से बिल्कुल स्पष्ट है। नीतीश के पास चलते हैं, वाराणसी, क्योंकि वाराणसी बहुत बुरी तरह से प्रभावित है इस सेकेंड वेव में। नीतीश, जमीन पर स्थितियां कैसी हैं? मुख्यमंत्री के निर्देशों का कितना पालन हो रहा है वहां पर प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? लोग कितने जागरूक हैं, ये सब कुछ बताइए। राजेंद्र जी, अगर जागरूकता की बात करें तो आज आपको सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आम जनता अब जाग चुकी है और जागने से ज़्यादा डर चुकी है कि कहीं सड़क पर निकलें तो कोरोना उनको अपना शिकार ना बना ले। तो आम जनता में थोड़ी बहुत जागरूकता दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ लोग हैं ऐसे जो अभी इससे कहीं ना कहीं अपनी स्थितियों से परे दिखाई दे रहे हैं, कभी कभी बिना मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको घरों में दिखाई देंगे, सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देगा। राजेंद्र जी, और दूसरी बात आपको बता दें, अगर प्रशासनिक इंतजामों की, तो जो बेड की संख्या है, जो ऑक्सीजन बेड की संख्या है, उनको 2.5 गुना कर दिया गया है। हालांकि अभी 2.5 गुना ही करना बेहतर नहीं है, अभी और भी स्थितियों से निपटने के लिए अभी और बेड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और अगर प्रशासनिक बद इंतजामी की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी अभी भी है। अगर बात कर ले दूसरी बात, तो जहां पर RT-PCR की जांच कराई जा रही है वहां लंबी कतार लग रही है, और कहीं ना कहीं लोगों को भी ये डर सता रहा है कि कहीं बिना कोरोना के RT-PCR जांच कराने जाएं और कोरोना ना हो जाए। लेकिन इसमें ऐसे नहीं है कि आपको RT-PCR की जांच कराने नहीं जाना है, जांच कराने आप जाइए, लेकिन खुद को बचाते हुए। बिल्कुल ठीक, लंबी कतारें हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा नीतीश, की इस वजह से, इस डर से कि हमें कोरोना का संक्रमण टेस्ट कराने के दौरान हो सकता है, आप टेस्ट न कराएं, ये अच्छी मानसिकता नहीं होगी, अच्छी सोच नहीं होगी, ये सुरक्षित सोच नहीं होगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का, नीतीश, नितिन और विवेक, महत्वपूर्ण अपडेट्स देने के लिए और हालात के बारे में, स्वास्थ्य महकमे की तैयारियों के बारे में, मिल रहे इलाज के बारे में, टेस्ट के बारे में जानकारियां देने के लिए। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। चुनावी रंजिश में युवक की हत्या कर दी गई और बाग में फेंक दिया गया है युवक का शव। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए गांव वालों में जबरदस्त गुस्सा है। माल थाना इलाके के बाजार गांव का ये सारा मामला। बड़ी खबर, युवक की हत्या करके उसका शव बाग में फेंक दिया गया लखनऊ में।
बदमाशों के बुलंद हौसले देखिए आप लखनऊ में। चुनावी रंजिश में युवक की हत्या की गई और शव को हत्या के बाद बाग में फेंक दिया गया। गुस्सा गांव वालों में जबरदस्त इस हत्या के बाद। बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग और गिरफ्तारी न होने से गांव के लोगों में आक्रोश, गुस्सा। और अब खबर बेरठ से, वहां पर पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए अवैध शराब के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पंचायत चुनाव में बांटने के लिए बनाई जा रही अवैध शराब का खुलासा करते हुए जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे 6 प्रत्याशियों समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। स्वाट टीम और थाना भानपुर के पुलिस और क्षेत्राधिकारी सदर देहात उनकी टीम ने एक फैक्ट्री पकड़ी और उससे लिंक करते हुए कई फैक्ट्रियां उसके क्रम में पकड़ी गई, जिसमें कि 1,500 से ऊपर बोतल शराब की बनी हुई और खाली बोतल बनाने की फैक्ट्री, ढक्कन बनाने की फैक्ट्री और पैक करने की मशीनें, ये अलग अलग स्थानों से पकड़ी गई हैं। कुल इसमें 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो या तो अवैध शराब बनाते थे या अन्य स्थानों पर उनको बेचते थे। इसमें से 6 अभियुक्त ऐसे हैं जो वर्तमान में ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 4 ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और 2 बीडीसी पद के उम्मीदवार हैं। इनके खिलाफ एक मुकदमा और पंजीकृत किया जा रहा है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का। इधर अमेठी में पंचायत चुनाव को लेकर खूनी संघर्ष हो गया और अभी तक रहे ग्राम प्रधान सोनू सिंह और उनके समर्थकों पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और गोली चलाई। गोली लगने से एक युवक समेत 4 लोग जख्मी हुए और सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब खबर आगरा से, यहां पर चोरी करने का नया अंदाज सामने आया। आपको दिखाते हैं चोरी की ये बिल्कुल अलग सी तस्वीरें। तस्वीरों में आप देखिए कि चोर कैसे एक ट्रैक्टर को बहुत शातिराना ढंग से चुरा रहे हैं। ये चोर असल में चोरी करने कार से आए।